कैसे हो आप लोग। तो मेरा फिजिक्स इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न स्टार्ट किया था। अभी तक हम फिशन पे ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने फ्यूज़न स्टार्ट नहीं किया है, बरोबर है। तो फिशन में अब तक हमने चेन रिएक्शन, फिर उसका पूरा यूरेनियम से कैसे न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, वो सब कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। और वो वाला वीडियो आपने नहीं देखे है तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो जाके आप लोग देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आज मेनली जो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, बरोबर, वो कैसे काम करता है उसकी हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो पार्ट नंबर 6 है न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न का, वो कौन सा है, तो वो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, बरोबर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कैसे कैसे वहाँ पे आगे आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर होने के लिए, मेनली क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें, बरोबर। तो वो सभी के सभी बात हम करने वाले हैं आज, ठीक है। इसमें से दो बातें तो आगे हमने कर चुके हैं कि एक तो हमने किया था मॉडरेटर और एक तो किया था हमने फिशन रिएक्टर, बरोबर। कि एक तो कि यूरेनियम में से जो बाहर निकलता है फिशनेबल मटेरियल्स, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। और एक तो मॉडरेटर पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्लो करते हैं, बरोबर। तो ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद वाले हैं वो कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे आज। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें समझिए कि चेन रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है। यूरेनियम का चेन रिएक्शन हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। और अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि वो पूरी चेन रिएक्शन कैसे होती है, पूरे यूरेनियम की जो चेन रिएक्शन है वहाँ पे, बरोबर। तो वो जो यूरेनियम की चेन रिएक्शन है, वो चेन रिएक्शन ऐसे ही नहीं होती है, बरोबर, कि यहाँ पे इसको बॉम्बार्ड करवा दिया और वो पूरा चेन रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कभी भी। उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है कि जिसको हमें पूरा फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो चेन रिएक्शन सक्सेसफुल होती है। वरना वहीं के वहीं हमें न्यूक्लियर रिएक्टर से डर लगता है कभी कभी। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट हो जाता है, बरोबर। अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले जब हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तब क्या होता था कि कभी भी ब्लास्ट हो जाता था, क्योंकि उसमें पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है चेन रिएक्शन में, और उसका ही वापस से बॉम्बार्डिंग होते होते वो पूरा चेन रिएक्शन प्रोसेस होता है, बरोबर। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि हमें उसको कंट्रोल करना आ गया है, चेन रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना आ गया है, ठीक है। अभी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना है मतलब कि उसको स्टेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। कि इफ़ द चेन रिएक्शन इज पुट अंडर कंट्रोल, अगर हमें उसको अंडर कंट्रोल रखना है तो आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट इज एस्टेब्लिश, तो थोड़े टाइम के बाद हम उसको स्टेडी स्टेट में वापस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो अपने एक्साइटेड स्टेट में न आ जाए और वो स्टेडी स्टेट में ही रहे, वो आराम से अपने जो चेन रिएक्शन है वो अगेन एंड अगेन करता ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर स्टेडी स्टेट में क्या क्या होता है, तो उसमें जो एनर्जी है, रेट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हर एक चेन रिएक्शन में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बरोबर। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और वो जो एनर्जी है वही हम न्यूक्लियर रिएक्टर में अगेन यूज़ कर ले, वही हमारा मेन पर्पज़ होता है, बरोबर। तो अंडर द स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बिकम कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। सपोज फर्स्ट जनरेशन चेन रिएक्शन है तो उसमें जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उतनी ही एनर्जी हम नेक्स्ट जो जनरेशन वाली होगी उसमें वैसे उतनी ही होगी, बरोबर। तो अ डिवाइस इन विच energy is related at a given rate is known as nuclear reactor. ओके, तो हमने क्या देखा कि स्टेडी स्टेट होगी तब जो रेट ऑफ रिएक्शन एनर्जी की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बरोबर। तो इतना हमने देख लिया है। अभी हम समझते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, कि जो मैंने बोला था कि उसमें थोड़े से पार्ट्स है, ठीक है, वो उसकी थोड़ी सी कंडीशंस है कि हम अगर ऐसा करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर से है वो अच्छे से काम करेगा, बरोबर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है उसका फ्यूल, ठीक है। अब भी समझिए कि हमें सफिशिएंट फ्यूल चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए, बरोबर। न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए उसमें कौन कौन सा फ्यूल डलता है वो हम इसमें देखेंगे।
ठीक है। सेकंड वाला है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर मैंने बताया था कि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है उसको मॉडरेटर क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है वो हम इसमें देखेंगे। थर्ड वाला है न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर्स, बरोबर। तो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर्स क्यों हम यूज़ करते हैं ये देखेंगे हम इसमें। उसके बाद कूलिंग सिस्टम है, बरोबर। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने जैसे बताया कि इसमें ये पूरा हॉट हो जाता है और इसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर रिलीज होती है और कभी कभी ये ब्लास्ट होने की भी कोशिश करता है, बरोबर। तो अभी इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इसकी जो हॉट होने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कूलिंग सिस्टम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हम कूलिंग सिस्टम ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे इसमें। उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर के जो न्यूट्रॉन्स है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे ये हम इसमें देखेंगे। इसके बाद है सेफ्टी सिस्टम, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में सेफ्टी सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके। तो यहाँ पे सेफ्टी सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सभी के सभी हम 6 टाइप्स के यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्यूल, ठीक है। तो ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें हम यूज़ करेंगे, बरोबर। तो सबसे पहला है फ्यूल। फ्यूल हमने देखा, फ्यूल है उसमें फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ फिशनेबल मटेरियल, ठीक है। ये फिशनेबल मटेरियल के फिशन में काम होता है, ओके। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो द कॉमनली यूज फिशनेबल मटेरियल आर यूरेनियम 238, 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, 240 और 241, ठीक है। ये सब आइसोटॉप्स हैं, बराबर, कि जिसका ए है वो सिमिलर होता है उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फिशनेबल मटेरियल इतने यूज़ हम करेंगे, ठीक है, कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इन लोगों से, ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं उससे ये बॉम्बार्ड होते हैं और उससे पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो उसकी चेन है वो बनती है, बराबर। तो ये पूरा ये जो मटेरियल्स है वो फिशनेबल मटेरियल्स है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मॉडरेटर की। तो मॉडरेटर में मेनली उसका वर्क क्या होता है, तो मॉडरेटर का वर्क क्या होता है, न्यूट्रॉन को स्लो करने का। तो द मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिशन। अगर सपोज यूरेनियम है, यूरेनियम से न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से जो दूसरे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उसको वापस से हमें स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, मॉडरेटर से करेंगे। तो हमने वो आगे जो चेन रिएक्शन पूरी पढ़ी थी यूरेनियम वाली, ठीक है, तो उसमें मॉडरेटर का हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो अगर वो वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख ले ताकि आपको समझ में आए कि उसमें मॉडरेटर का यूज़ हमने कैसे किया था, बराबर। तो यहाँ पे मॉडरेटर का यूज़ हम कौन कौन से मटेरियल का करेंगे, तो हैवी वाटर मतलब कि D2O, H2O सिंपल वाटर होता है हमारा और हैवी वाटर होता है D2O। उसके बाद ग्रेफाइड, उसके बाद बेरिलियम और ऐसे थोड़े बहुत मॉडरेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में कि जिससे क्या हो कि न्यूट्रॉन्स है वो स्लो हो जाए, बराबर। तो ये हो गई मॉडरेटर की बात। और इसमें मॉडरेटर में मटेरियल्स हैविंग लो एटॉमिक वेट एंड लो एब्सॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन आर यूज्ड एज मॉडरेटर, कि जो ज़्यादा एब्सॉर्ब ना कर सके, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि वो न्यूट्रॉन्स ही अपने आप में एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो आगे न्यूट्रॉन्स को ही जाने नहीं देते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ न्यूट्रॉन को स्लो करना है, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब नहीं करवाना है, बराबर। तो इसकी वजह से हम ऐसे हमें जो पास करने हैं कि जिससे जो न्यूट्रॉन्स है वो सिर्फ स्लो हो जाए, उसमें जो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस ना हो सके, बराबर। मतलब कि कम से कम एब्सॉर्प्शन हो और कम से कम एटॉमिक उसका वेट हो, वैसे ना हमें मोटर यूज़ करने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद है न्यूट्रॉन्स रिफ्लेक्टर। अभी समझिए न्यूट्रॉन्स रिफ्लेक्टर का हमें यूज़ क्यों करना है कि सपोज यहाँ पे ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी जो न्यूट्रॉन्स है वो ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे सब घूम रहे हैं। अभी अगर हम रिफ्लेक्टर नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है जब यहाँ पे टकराएंगे
ठीक है। यहाँ से ये न्यूट्रॉन यहाँ पे जब बोम्बार्ड होगा, ये सभी के सभी जब यहाँ पे ऐसे बोम्बार्डिंग होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ अगर ऐसा मटेरियल हो गया कि ये जो है वो पूरा न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर ले, ठीक है, तो कुछ काम का ही नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो वो न्यूट्रॉन्स है वो आगे बढ़ना चाहिए, कि हमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, ताकि चेन रिएक्शन बन सके। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स ही एब्सॉर्ब हो गए तो फिर आगे चेन रिएक्शन ही नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे रिफ्लेक्टर लेने पड़ेंगे कि जिससे वो क्या करे कि पूरे का पूरा जो न्यूट्रॉन है वो सिर्फ यहाँ अगर आए तो वो सिर्फ पूरा यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा पाए, ठीक है, आईने की तरह। ये जो आईना होता है, कांच होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मटेरियल रखना पड़ेगा कि जिससे वो न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर पाए। तो रिफ्लेक्टर्स आर फिक्स्ड एट द सरफेस। वो कहाँ पे फिक्स करना पड़ता है, सरफेस से फिक्स करना पड़ता है। वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ सरफेस पे वो बॉम्बार्ड अगर हुए न्यूट्रॉन्स तो उसको वो एब्सॉर्ब ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रखने पड़ते हैं। तो द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्टिंग देम बाय रिफ्लेक्टर्स। ओके, अभी थस न्यूट्रॉन फ्लक्स इज इंक्रीज इनटू रिएक्टर। तो यहाँ पे अगर रिएक्टर में हमें न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना है, कम नहीं करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्टर रखना पड़ेगा यानी इसकी सरफेस पे, ताकि ये उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टर कैसे रखने चाहिए, उसके कंडीशन है कि मटेरियल ऑफ हाई स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, बरोबर, जिसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हाई हो, मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर कर पाए वैसे, और जिसका एब्सॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसा आया वैसे है ना, ये पूरा यहाँ पे ऐसे चला जाए, ऐसे नहीं, लेकिन ये पूरा के पूरा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। उसका जो क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका जो एब्सॉर्ब करने का जो प्रोसेस है वो सबसे कम होना चाहिए, वैसे गुड रिफ्लेक्टर यहाँ पे होंगे, ठीक है। उसके बाद कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम किसे कहते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करना पड़ता है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होती है, बहुत हॉट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसमें कूलिंग सिस्टम हमें डालनी पड़ेगी। तो द कूलिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स द हॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टर कोर। तो रिएक्टर जो कोर है, कोर के मटेरियल है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसको थोड़ा सा कूल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस हीट इज इवॉल्व फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रेगमेंट। जो भी यूरेनियम है, यूरेनियम में से जो बाहर निकल गए फिशन फ्रेगमेंट्स, वो फिशन फ्रेगमेंट्स है उसको, वो बाहर तो निकल गए, लेकिन अगर वो बाहर निकले तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए हमें कूलिंग सिस्टम डालना ही पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो फिशनेबल फ्रेगमेंट्स है उसको स्लो करना पड़ेगा, उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिशनेबल सब्सटेंस मॉडरेटर रखते हैं कि जिससे क्या करें कि वो उसको स्लो कर पाएंगे, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी को हम स्लो कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो उसको स्लो करवाना है, कूल करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक तो पानी, वाटर, फिर हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, और कुछ मेटल्स है, ठीक है, और कुछ अलॉयस है, मतलब कि मिक्सिंग मटेरियल्स है, ठीक है, उसको हम कूलेंट के जैसे हम यूज़ कर पाते हैं, और जो पूरे के पूरा हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र एजेंट बोलते हैं हम उसे, ठीक है, ये हो गया। फिर द कूलेंट, पंप, हीट एक्सचेंजर एंड थर्मल सिस्टम आर द पार्ट्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो कूलेंट होता है, ठीक है, जो कूल करने का काम करता है, एक पंप होता है कि जो बार बार उसे ठंड मतलब कि कोल्डनेस देते रहता है, उसे पंपिंग करते रहता है। हीट एक्सचेंजर क्योंकि अंदर बहुत सारी अगर कूलिंग चली गई वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है कि अंदर की जो ज़्यादा कूलनेस है वो बाहर निकालता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही उसे कूलनेस देता है, तो वो बार बार हीट एक्सचेंज करता रहता है, ठीक है। और थर्मल सिस्टम, ये पूरे के सभी के सभी उसके पार्ट्स है कूलिंग सिस्टम के, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें चेन रिएक्शन कंटिन्यू करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि द कंट्रोल सिस्टम अनेबल टू चेन रिएक्शन टू बी
enable to chain reaction to be controlled and prevent it from spontaneously running away। तो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ओके, और वो कंटिन्यू रहे, स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ती ही रहे चेन रिएक्शन, वैसा वो काम करता है। तो दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय पुशिंग रॉड कंट्रोल रोड्स इनटू रिएक्टर कोर। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सपोज यहाँ पे मैं आपको एक फिगर भी बताऊंगी, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सपोज ऐसा समझ लिए, यहाँ पे ऐसा एक रिएक्टर है, ठीक है, कि जिसमें यहाँ पे सब प्रोसेस चल रही है अंदर, ये सब प्रोसेस चल रही है यहाँ पे अंदर सब, बरोबर, यहाँ पे ये सब प्रोसेस है चल रही है। तो यहाँ की जो प्रोसेस चल रही है उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे रोड्स डाल देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम के रोड, ठीक है, जो पूरे कंट्रोल रोड्स भी बोलते हैं, जो कंट्रोल करने में काम करता है। वो क्या करेगा, अभी तो ये स्टार्टिंग में बाहर होंगे, ठीक है, ये पूरे के पूरे बाहर होंगे। अंदर जब न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर है उसको अंदर डालना पड़ता है। कंट्रोल रोड्स को अगर हम अंदर डालेंगे तो अंदर जाकर जो न्यूट्रॉन्स हैं, अंदर के जो न्यूट्रॉन्स है उसको वो थोड़े से एब्सॉर्ब कर लेंगे। जितने मात्रा में एब्सॉर्ब करना है हमें उतने देर तक हमें उसको अंदर रखना पड़ता है, उसके बाद हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इसको बाहर निकाल देते हैं। वापस से अगर चेन रिएक्शन बनते टाइम वापस से वहाँ पे न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो वापस से ये रोड को अंदर डाल दो और वो न्यूट्रॉन को अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेगा और जो न्यूट्रॉन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अभी इसके बाद लास्ट है हमारा सेफ्टी सिस्टम। तो द सेफ्टी सिस्टम प्रोटेक्ट्स द स्पेस सराउंडिंग द रिएक्टर अगेंस्ट द इंटेंसिव न्यूट्रॉन फ्लक्स एंड गामा रे एग्जिस्टिंग इन द रिएक्टर कोर। तो सेफ्टी सिस्टम क्या करता है कि जो आसपास की सराउंडिंग है, ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिएक्टर है उसके अगेंस्ट है वो आसपास में कुछ रेज क्रिएट हो रहे हैं, गामा रेज है, बीटा रेज है, ठीक है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है कि जिसकी वजह से वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके प्रोसेस में बहुत सारी अड़चनें आ रही है, ठीक है, बहुत वो उसको करने नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सेफ्टी सिस्टम ऐसा क्रिएट करेंगे कि जिसकी वजह से आसानी से न्यूक्लियर रिएक्टर अपना काम कर सके, ठीक है। तो ये कैसे अचीव होगा, दिस इज अचीव्ड बाय सराउंडिंग द रिएक्टर विथ मैसिव वॉल्स ऑफ कॉन्क्रीट। अगर हम ये जो रिएक्टर सपोज मैंने ये बनाया है, अगर ये रिएक्टर की ये जो वॉल्स है, जो मैसिव वॉल्स है, ठीक है, वो हम कंक्रीट की बनाए या तो फिर लेड की बनाए, कंक्रीट या तो फिर लेड की बनाए, तो वो क्या करेगा कि जो न्यूट्रॉन्स है उसको और जो गामा रेस है उसको एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। जो ज़्यादा गामा रेस अगर क्रिएट हो गए हैं या तो फिर जो खतरनाक न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो गए हैं उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा और जो न्यूट्रॉन की प्रोसेस है वो पूरी आसानी से चल पाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो ऐसा कुछ उसमें होगा, ठीक है, ऐसा कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है कि जिसमें आप लोग ये देख सकते हो ये कंट्रोल रोड्स हैं, बरोबर। ये कंट्रोल रोड्स है जो किसके बने होते हैं, बोरॉन और कैडमियम के बने होते हैं। यहाँ पे ये पूरी ऐसी सिस्टम रखी हुई है, कंडेंस टरबाइन ये सब रखा हुआ है। यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर रखा हुआ है, ठीक है, कि जहाँ पे हीट को हम एक्सचेंज कर पाते हैं अगर कूल हो गया है या तो फिर बहुत हीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये यूरेनियम 235 का ये पूरा फिशनेबल मटीरियल है, उसका पूरा चेन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये पूरा फ्यूल रोड्स है, ठीक है। ये मोटर रखे हुए हैं यहाँ पे, ये कोर है अंदर का, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो ऐसा कुछ सिस्टम्स होता है उसका, ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो ये जो 6 पार्ट्स है, फ्यूल, मॉडरेटर, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर, कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड सेफ्टी सिस्टम, ठीक है, ये 6 पार्ट्स है। उसमें से पास होके न्यूक्लियर रिएक्टर है अपना आसानी से काम कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।